एक पत्रकार की मौत हुई, मौत नहीं कत्ल कहिए, क्योंकि उन्होंने जेल में बंद शहाबुद्दीन से मिलने वाले बड़े बड़े नेताओं के नाम फ्लैश कर दिए थे। बकरीद के दिन बलि का बकरा उनका ही परिवार बना। जब गोली चली तो लोगों को लगा कि कहीं ये कोई गैंग वॉर तो नहीं है, लेकिन ये उसकी ही सोची समझी साजिश थी। वो ट्रिपल मर्डर ऐसा था जो सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हुए सबसे क्रूर हत्याओं में से एक था। लोग उन्हें साहब कहते थे और वो पुलिस से बचने के लिए बुर्का पहनकर भाग गए। सिवान वो जिला है जिसने देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहला राष्ट्रपति दिया। लेकिन अगर किसी एक शख्स का नाम लिया जाए जिसने सिवान को पूरे भारत में बदनाम किया, या यूं कहिए कि एक अलग पहचान दे दी सिवान को, तो वो है शहाबुद्दीन, जिसके आतंक ने लोगों के मन में सिवान की एक अलग पहचान बना दी। उनके दिमाग में जो सिवान की पहचान थी उसको एकदम से बदल दिया, क्योंकि सिवान में बीते 3 दशक में जितने भी बड़े अपराध हुए ना, उनका कोई ना कोई सिरा इसी नाम के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है। अपने चैनल पर मैंने दाऊद लॉरेंस और यूपी बिहार के बाहुबली के अलावा सबसे ज्यादा सिवान और शहाबुद्दीन की कहानी सुनाई है। लेकिन जिस सिवान की बात हम करते हैं वो आज इस हाल में कैसे पहुंचा कि लोग देश के पहले राष्ट्रपति को भूलकर सिवान को शहाबुद्दीन के नाम से जानने लगे। तो इसलिए आज हम आपको उन 5 मामलों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से सिवान की पहचान बदल गई। आज की कहानी में आप कई कांड के बारे में जानेंगे, लेकिन एकदम सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक, साल दर साल आप देखेंगे कि कैसे कौन सा कांड हुआ जिससे सिवान की धरती कांप उठी। वो 5 कहानी जिसमें सच्चाई का गला घोट दिया गया, दोस्ती तोड़ दी गई, माँ बाप बेऔलाद हो गए, पूरा परिवार खत्म हो गया। तो आइए शुरू करते हैं उस कांड से जो आज से करीब 30 साल पहले हुआ। वो दिन बकरीद का था। हर घर में ईद की रौनक थी, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। मगर इसी दिन सिवान के आंध्र प्रखंड के राजपुर गांव में बरबत्ता की एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। होता यह है कि सिवान में गुलाम हैदर नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे। उनके घर पर अचानक से कई बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। अब गुलाम हैदर खुद तो उस वक्त अपने घर में नहीं थे, लेकिन घर में उनका परिवार था। मौका बकरीद का था तो रिश्तेदार भी थे, लेकिन ये उनकी बदनसीबी ही थी जो उस वक्त वो घर के अंदर थे, क्योंकि हमलावर इतने जालिम थे कि उन्होंने न बूढ़ा देखा न बच्चा, बस बेधड़क गोलियां बरसाते रहे। नतीजन इस हमले में गुलाम हैदर के बुजुर्ग पिता, एक रिश्तेदार और उनकी महज 3 साल की मासूम बेटी गोलियों का शिकार हो गई। मुस्लिमों में यह दिन त्योहार का होता है, घर पर दावत बनती है, खुशियां मनाई जाती है, लेकिन वहां मातम पसरा हुआ था। सिवान में होने वाले इस कांड का जिक्र अभी मैंने चैनल पर डिटेल में नहीं किया है, इसलिए हो सकता है कि आपको पता ना हो, पर इस हमले में भी शहाबुद्दीन का नाम भी सामने आया था। कहा गया कि यह हमला बहुत ही प्लानिंग से किया गया था और इसके पीछे राजनैतिक दुश्मनी थी। अब राजनैतिक दुश्मनी तो गुलाम हैदर से थी, लेकिन बलि का बकरा उनका पूरा परिवार बना। आपको अगर मेरी कही गई कहानियां याद हो तो ये वही साल था जब विधायक से सांसद बनने के दौरान शहाबुद्दीन ने एसपी पर भी गोलियां चलाई थी, और उसी साल का ये राजपुर हत्याकांड भी है जिसने सिर्फ गुलाम हैदर के परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे राजपुर गांव को ही खौफ में डाल दिया था। अगर कोई सिवान के राजपुर से इस कहानी को देख रहे हैं तो वो भी अपनी बात कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं सिवान के दूसरे कांड की ओर। सिवान का जेपी चौक साल 1997 में मार्च के आखिरी दिन इसी चौक पर एक धरना चल रहा था और कम्युनिस्ट पार्टी के ही कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हुए थे। वे इलाके के सामंतवादियों और अपराधियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, खासकर अपराधियों के खिलाफ, यानी शहाबुद्दीन के खिलाफ। सिवान में शहाबुद्दीन उस समय से ही गोलियां झोंक रहे थे जब वो कुछ भी नहीं थे और विधायकों के लिए नारेबाजी किया करते थे। अब 1997 तक तो वो सांसद हो गए थे। वहां के दुकानों में उनकी तस्वीर लटकती थी। ऐसे में अगर कोई उनके खिलाफ जाएगा तो क्या होगा?
इस बात का सबूत शहाबुद्दीन ने उस धरने में दिया जब बीच सभा के दौरान गोलियों की आवाज उठी और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। भीड़ छटी तो पता चला कि इस हमले में निशाना बनने वाले दो लोग हैं। पहला शख्स दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर थे और दूसरा सीपीआई के नेता श्याम नारायण यादव। अच्छा, जब गोली चली ना तो लोगों को लगा कि कहीं ये कोई गैंगवार तो नहीं है, इसलिए सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे कि कहीं उनको गोली न लगे। मगर हमला करने वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनका निशाना तय था। इस हत्याकांड को लेकर काफी टाल मटोल हुआ। हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को पकड़ना बहुत ही आसान नहीं था। हालांकि बाद में 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन फिर भी शहाबुद्दीन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इस कांड को लेकर पूछे जाने वाले सवालों पर शहाबुद्दीन खुद को इससे सीधे तौर पर अलग कर लेते थे और कहते थे कि चंदू तो उनके मित्र थे, लेकिन चंद्रशेखर की मां की नजरों में वो हमेशा कसूरवार ही थे। ये घटना किसी गैंग वॉर से कम नहीं थी। सब कुछ एकदम फिल्मी था। गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी, लेकिन दोनों तरफ गुंडे नहीं थे। एक तरफ साहब और उनकी फौज थी और दूसरी ओर पुलिस। शहाबुद्दीन के लोग AK-47 से गोलियां लगातार बरसाए जा रहे थे और उनके सामने पुलिस अपने 303 के राइफल और पिस्तौल से उनका मुकाबला कर रहे थे। लेकिन सवाल यह था कि बॉर्डर जैसा सीन बिहार के सिवान के एक छोटे से गांव में क्यों था। दरअसल इस दिन ही सिवान पुलिस राजद के एक नेता मनोज कुमार की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, मगर उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि वो एक जंग के मैदान में घुस चुकी हैं। पुलिस की गिरफ्तारी के खिलाफ शहाबुद्दीन के समर्थकों ने बवाल खोल दिया और उनके बीच मुठभेड़ जैसी स्थिति हो गई। और इसी बीच शहाबुद्दीन ने एक डीएसपी को थप्पड़ जड़ दिया। अब बात पुलिस विभाग की इज्जत की थी और पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था। नाक बचाने के लिए और सबक सिखाने के लिए कार्रवाई तो करनी ही थी, इसलिए उन्होंने यूपी के देवरिया से भी अतिरिक्त फोर्स मंगवाई। फिर प्रतापपुर गांव में शहाबुद्दीन के घर पर घंटों तक गोलीबारी चलती रही। गोलियों की बौछार ऐसी थी कि पूरा इलाका दहल उठा। इस गोलीबारी में कुल 9 लोग मारे गए, जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई। बाद में जब पुलिस ने घटनास्थल की तलाशी ली तो उन्हें वहां से 3 AK-47 राइफलें, हथगोले और भारी मात्रा में अन्य हथियार भी मिले। ये कहानी मैंने कई और कहानियों में भी बताया और काफ़ी डिटेल्स भी बताए हैं, तो आप चैनल पर जाकर भी ये कहानी देख सकते हैं। बाकी इससे ये साफ हो गया था कि शहाबुद्दीन का ये अड्डा एक युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था, क्योंकि उनके पास वो सब कुछ था जो किसी नॉर्मल आदमी के पास नहीं होता है। हालांकि खुद शहाबुद्दीन जो है वो उस दिन वहाँ पकड़े नहीं गए, क्योंकि कहते हैं कि पुलिस से बचने के लिए वो गोलीबारी के बीच में ही जब लगा उनको क्या पकड़े जाएंगे तो बुर्का पहनकर भाग गए। फिर भी इस मामले में उनको ही मुख्य अभियुक्त बनाया गया और उन पर आरोप भी गठित किए गए। बाकी उस दिन वहाँ का माहौल ऐसा था कि इलाके को छावनी में बदलना पड़ा। बताने वाले बताते हैं कि सिवान के लोगों के लिए यह घटना किसी युद्ध से कम नहीं थी। सिवान में कांड तो कई हुए, लेकिन अगर सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला कोई अपराध हुआ तो वो था चंद्रकेश्वर प्रसाद के 3 बेटों की निर्मम हत्या। ये ट्रिपल मर्डर सिर्फ सिवान ही नहीं बल्कि बिहार और पूरे भारत के लिए सबसे क्रूर हत्या में से एक था, जिसके पीछे लालू यादव के पार्टी के ही चहीते नेता शहाबुद्दीन थे, यानी कि सिवान के सुल्तान जो कहे जाते थे। हुआ ये कि सिवान के व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद, जैसे चंदा बाबू भी कहा जाता है, उनके 3 बेटों में से 2 बेटों सतीश और गिरीश को पहले अगवा किया गया और फिर उन्हें तेजाब से जला दिया गया। इस कदर तेजाब से जलाकर उनकी हत्या की गई कि उनका जिस्म तक नहीं बचा। कुछ बचा तो उनके परिवार के लिए मातम। आलम यह था कि सालों तक उनके शव भी बरामद नहीं किए जा सके। ये एक ऐसी घटना थी जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली थी। मगर इस कहानी का अंत यही नहीं था। 3 साल बाद 2007 में चंद्रकेश्वर प्रसाद के सबसे बड़े बेटे राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी, जो अपने भाइयों के हुए निर्मम हत्या का, तेजाब से जलाकर हुए हत्या का इकलौता चश्मदीद गवाह था। जरा सोच कर देखिए, सिवान में एक ही परिवार के 3 बेटों की हत्या कर दी गई, वो भी हैवानियत की हदें पार करके, और इसका आरोप सीधे शहाबुद्दीन पर था। इस मामले में अदालत ने काफी समय बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
और अंत में शहाबुद्दीन को सिवान के जेल में नहीं बल्कि देश के राजधानी दिल्ली और देश के सबसे कठोर जेल तिहाड़ जेल में भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पत्रकार राजदेव रंजन सिवान के जाने माने पत्रकारों में से एक थे। वो सच्चाई लिखने से कभी डरते नहीं थे। उनकी रिपोर्टिंग खुलकर होती थी, खासकर अपराध और राजनीति पर। लेकिन उनकी यही सच्चाई शायद उनके मौत की वजह बन गई। 13 मई 2016 को जब वो अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे, तभी 2 मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं और राजदेव रंजन की वहीं पर हत्या हो जाती है। हत्या के तुरंत बाद उनके परिवार ने खुलकर आरोप लगाया कि उन्हें धमकियां मिल रही थी। वजह थी उनके पति की सच्ची रिपोर्टिंग, क्योंकि उन्होंने जेल में बंद शहाबुद्दीन से मिलने वाले बड़े नेताओं के नाम उजागर किए थे। यानी शहाबुद्दीन जब जेल में बंद होते थे तो जेल के अंदर वो क्या क्या कांड करते थे, कौन कौन से बड़े नेता उनसे मिलने आते थे, इन सभी की जानकारी ना उन्होंने फ्लैश कर दिया था अपने रिपोर्ट में। हालांकि शहाबुद्दीन का दबदबा इतना था कि शुरू में रिपोर्टर की हत्या हो गई, उसके बाद भी पुलिस कंप्लेंट लिखने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा, लोगों का हुजूम पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया, खूब दबाव बना, तब जाकर कहते हैं कि रिपोर्ट लिखी गई। फिर आगे इस मामले पर जांच भी शुरू हुई और आगे इस जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया। पुलिस ने इस हत्याकांड में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, मगर असली साजिशकर्ता कौन है इस पर चर्चा जारी ही रही। देखिए, असल में होता क्या है, जब कोई अपराधी बड़ा बन जाता है, डॉन बन जाता है, बड़ा बाहुबली बन जाता है, तो सीधे तौर पर उसका नाम नहीं जुड़ता है। सबको पता होता है कि किया इसी का है, इसके इशारे पर ही हुआ है, लेकिन करने वाला कोई और होता है। इस दांव पेच में वो कहीं ना कहीं बच जाता है। शहाबुद्दीन को भी इस बात का बहुत ज़्यादा फायदा मिला और कई ऐसे केसेज हैं जिसमें सीधे तौर पर उन पर कुछ हुआ ही नहीं। और देखा जाए तो ये कानूनी तौर पर ही है, जब तक अदालत में साबित नहीं हो जाता है तब तक आप किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं, उन पर कुछ कार्रवाई हो नहीं सकती है। फिर भी शहाबुद्दीन की ज़िंदगी ऐसी रही कि ताउम्र लगभग उनकी ज़िंदगी जो है वो जेल में ही गुजरी। हालांकि जेल में भी उनकी ज़िंदगी अच्छी ही गुजरती थी, लेकिन अंत समय उनका बहुत ही बुरा रहा। तो कुल मिलाकर आज जो मैंने कहानी सुनाई वो सिवान में हुए वो 5 सबसे बड़े कांड थे जिसने सिवान की पहचान बदल दी, जिसने सिवान को राजेंद्र प्रसाद के धरती से बदलकर आतंक मचाने वाला शहाबुद्दीन की धरती बना दी। हालांकि आप राजेंद्र प्रसाद को भी जानते हैं, आप शहाबुद्दीन को भी जानते हैं। चुनना आपको है कि आप उन्हें किसकी धरती मानेंगे, किससे सिवान जाना जाए, देश के पहले राष्ट्रपति के नाम से या फिर उस विधायक, उस सांसद के नाम से जिसके खौफ से सिवान कई दशक तक डरता रहा। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि सिवान की ये घटनाएं सिर्फ पुलिस के फाइलों तक सीमित नहीं हैं, ये वो काले पन्ने भी है जिनसे सिवान की पूरी सियासत और समाज प्रभावित रहा। शहाबुद्दीन जिसने एक दौर में अपनी ताकत से सिवान पर राज किया, आज शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी बनाई हुई खौफ की कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर है, क्योंकि सिवान ने इन अपराध को देखा है, झेला है और सहा है। मगर इन 5 मामलों ने जो जख्म दिए वो शायद कभी भरेंगे नहीं। बाकी अगर आप सिवान से हैं तो बताइएगा कमेंट में कि है ना यही वो 5 कांड जो सबसे खौफनाक थे, या फिर आपकी कोई और भी कहानी है तो वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ जो मैंने कहा है कि आपको चुनना है कि आप सिवान को किसकी धरती मानेंगे, वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं पंचम प्रकाश अपने कहानियों के साथ यूं ही आपके पास हाजिर होता रहूँगा। आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सिवान में रहने वाले लोग, सिवान से बाहर रहने वाले लोग जो भी है आपके जानने वाले, उनके साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े और हमारा जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहें। चैनल के अलावा भी आप और भी ज़्यादा अपडेट रहना चाहते हैं क्राइम की कहानियों से और हमारे आसपास जो भी घट रहा है, जो क्राइम की दुनिया की खबरें होते हैं, उनसे अगर आपको अपडेट रहना है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, तो आप उस पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको और भी कई अपडेट्स मिलेंगे, कई और खबरें मिलेंगे, बातचीत होगी। बाकी आज के इस सफ़र में बस इतना ही, फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।